जीएस फॉर ऑल के एटलस की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आशा है कि आपने अमेरिकी महाद्वीप के उत्तरी अमेरिकी भाग का अध्ययन किया। यानी अमेरिकी महाद्वीप दो भागों में आपको बताया गया था, एक उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप और दूसरा दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप। तो उत्तर अमेरिकी महाद्वीप का आपने अध्ययन किया और इसमें प्रमुख रूप से खनिज संसाधन के जहां भंडार है उस क्षेत्र को पूछा जाता है एग्जामिनेशन की दृष्टिकोण से देखा जाए। और दूसरा क्या, स्थानीय पवन से भी प्रमुख प्रश्न आते हैं। तो आइए हम आज स्थानीय पवन को देखें। पहले तो यहाँ पे देखिए हम मुख्यतः चार पवन या चक्रवातों का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक ब्लिजर्ड है, ये प्रमुख है, जो कि ध्रुवीय पवन है। ये ध्रुवीय पवन है जो कनाडा और यूएसए के कुछ भाग को प्रभावित करती है। दूसरा यदि देखा जाए तो चिनूक है। चिनूक भी आप देखिएगा ये गर्म होती है, अपेक्षाकृत रॉकी पर्वत से उतरती है और यह गर्म होने के कारण ये जो हिम भक्षी के रूप में, इसलिए स्नो ईटर के रूप में इसे जाना जाता है। एक तीसरा जो है शीतोष्ण, अगर देखा जाए तो शीतोष्ण चक्रवात आप और हरिकेन का भी अध्ययन करेंगे जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, जो अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के आंतरिक भागों में बनती है। तो आइए हम एक एक करके चारों का अध्ययन करें। तो पहले आप जैसा देख रहे हैं यहाँ ये रॉकी पर्वत है। आप तो पहले उत्तरी अमेरिका की अवस्थिति को देख रहे हैं और ये अलास्का का भाग है, आप जानते ही हैं। ये ऊपर की ओर जो है, उत्तर की ओर जो है वो कनाडा और दक्षिण की ओर यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्र है। आप एटलस पे इसको देखिए, ये हडसन की खाड़ी है, ये मैक्सिको की खाड़ी है और ये देखिए ध्रुवीय क्षेत्रों से चल के आ रही है पवन, तो ब्लिजर्ड है। और यहाँ चिनूक है। तो आइए एक एक करके देखते हैं हम। और ये प्रेरी घास का मैदान है। चिनूक जो है उत्तरी अमेरिका, कनाडा एवं यूएसए की स्थानीय हवा है। ये हवा रॉकी पर्वत से चलती है और प्रेरी घास के मैदान की ओर चलती है। देखिए यहाँ पर ये रॉकी पर्वत से हवा उतर रही है और यहाँ तापमान में इस क्षेत्र में वृद्धि कर रही है। तो तापमान में वृद्धि हो रही है और पर्वत से नीचे उतरने पर पवन के तापमान में वृद्धि होती है। तापमान में वृद्धि होने से एकाएक बर्फ पिघल जाता है। अतः चिनूक को स्नो ईटर या हिमभक्षी पवन भी कहते हैं। बाद आप ब्लिजर्ड देखिए। ब्लिजर्ड यह भी एक ठंडी पवन है जो उत्तरी अमेरिका, कनाडा, साइबेरिया एवं यूएसए के कुछ भाग को प्रभावित करती है। और ये आप जान रहे हैं जैसे क्या, ये ध्रुवीय क्षेत्र से चलने वाली पवन है, तो ये ध्यान रखिएगा। यह पवन ध्रुवीय क्षेत्र से आती है, अतः यह ठंडी पवन है। इस पवन के साथ बर्फ के कण भी आते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ब्लिजर्ड जो है बर्फ के कण से उस क्षेत्र को आच्छादित कर देती है। आगे देखिए टॉर्नाडो, ये चक्रवात है। हरिकेन भी चक्रवात है। तो अमेरिका की घास के मैदान से, यानी प्रेरी का जो घास का मैदान देखें आप, मैदान से यूरोप की ओर चलने वाली शीतोष्ण चक्रवात है, ध्यान में रखिएगा इसको। और हरिकेन जो है मैक्सिको की खाड़ी में चलने वाली उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। यह अमेरिका के आंतरिक भाग में चलती है। तो इस तरह आपने चिनूक को देखा, फिर आप ब्लिजर्ड को देखें, फिर टॉर्नाडो और हरिकेन जैसे चक्रवात को देखें। तो ये क्या होता है, टॉर्नाडो और हरिकेन जो है ये भयानक तबाही लाती है अमेरिका में, और जिसके कारण आप देखिएगा इसका अध्ययन डिजास्टर मैनेजमेंट में ज्यादा किया जाता है, यानी आपदा प्रबंधन में। तो अगर मॉडल के रूप में देखा जाए तो हरिकेन और टोर्नाडो से जो क्षतिग्रस्त होते हैं, तो अगर केस स्टडीज अगर आप आपदा प्रबंधन में पढ़े तो इस क्षेत्र का काफी आप पढ़ सकते हैं, जिससे हम लोग सबक लेके अपने क्षेत्र में तूफान से आने वाले या चक्रवात से होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं। अमेरिकी महाद्वीप के उत्तरी भाग का अध्ययन किया। हम जानते हैं कि अमेरिका महाद्वीप को दो भागों में बांट के अध्ययन कर रहे हैं हम लोग, और ये स्वतंत्र महाद्वीप है। तो उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप का आपने अध्ययन किया। आइए हम एनसीईआरटी कक्षा 7 में, ये देश और उनके निवासी है, उसकी एनसीईआरटी की कक्षा 7 में कुछ प्रश्न दिए हुए हैं जो उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप से संबंधित है, और यह अभ्यास के लिए यह अच्छे प्रश्न है। अगर आप देखिए तो दृष्टि पब्लिकेशन का भी आता है बुक, और ये एनसीईआरटी का ही है। इसको देख रहे हैं आप, भारत एवं विश्व का भूगोल, इससे प्रश्न को लिया गया है। और ऐसे आप एनसीईआरटी की पुस्तक में भी इस प्रश्न को देख सकते हैं जो वस्तुनिष्ठ प्रकृति के पूछे हुए हैं। तो आइए हम जांचें कि हमें उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में
किन किन तथ्यों का अध्ययन किए हैं और मैप पर उसके लोकेशन में कौन कौन से स्थान से हम परिचित हुए हैं। अगर यदि कोई प्रश्न में कुछ विशेष मिलेगा तो उसका भी जानने का हम प्रयास करेंगे। आइए हम एक अभ्यास के लिए ये देखते हैं प्रश्न किस प्रकृति के हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप के संदर्भ में सही कथनों पर विचार कीजिए। आपको सही कथन ढूंढना है। देखिए ऐसे प्रश्न में यहाँ गलत कथन भी रहते हैं तो ध्यान रखना है प्रश्नों को भी। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरा है ग्रीनलैंड इसी महाद्वीप का भाग है। तीसरा कथन है दक्षिण में यह महाद्वीप एक संकरी पट्टी के रूप में बदल गया है। तो आइए इस पर विचार करें। तो क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो ये कथन आपका गलत है, क्योंकि हम जानते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से अगर प्रथम स्थान है तो वो एशिया का है और दूसरा स्थान देखा जाए तो अफ्रीका का है और तीसरा यदि स्थान देखा जाए तो यह उत्तरी अमेरिका का है, उत्तरी अमेरिका का है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये तीसरा स्थान है, विश्व में दूसरा नहीं बल्कि तीसरा स्थान है, तीसरा स्थान, थर्ड है पोजीशन। अब देखिए ग्रीनलैंड 2 नंबर, देखिए ग्रीनलैंड इसी महाद्वीप का भाग है। तो आप देखे थे ग्रीनलैंड जो था, ग्रीनलैंड इसी महाद्वीप का भाग है। प्राकृतिक रूप से सही बात है, ये इसी महाद्वीप के छिटकने से, यानी इसके कुछ स्थलखंड के छिटकने से ग्रीनलैंड का निर्माण हुआ, तो प्राकृतिक रूप से इसी का भाग है। लेकिन राजनीतिक रूप से इस पर किसका अधिकार है? डेनमार्क का अधिकार है। तो इस तथ्य को ध्यान में रखिए। आइए हम एटलस पर भी इसी चीज को देखें। तो यहाँ आप देख रहे हैं ना, आप ये ग्रीनलैंड है, देखिए ग्रीनलैंड, ये डेनमार्क का भाग यहाँ लिख दिया गया, लेकिन यह है उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप से ही ये अलग हो गया है। तो देखिए ग्रीनलैंड इसी महाद्वीप का भाग है, तो ये कथन सही है आपका। दक्षिण में यह महाद्वीप एक संकरी पट्टी के रूप में बदल गया है। तो आप अगर पहले कक्षा को देखे होंगे उत्तरी महाद्वीप का, जो नहीं देखें वो प्लेलिस्ट में जाके देखें, तो इसमें बताया गया है कि उत्तरी अमेरिका, जैसे उत्तरी अमेरिका हुआ, ये दक्षिणी अमेरिका हुआ, तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच एक संकरी पट्टी के रूप में है। जैसे आपने पनामा को देखा और यहीं पे देखिए मैक्सिको को भी आप देखें, तो ये 2 कंट्री मध्य अमेरिका बनाता है, मिडिल अमेरिका का निर्माण करता है। और ये उत्तरी अमेरिका हो गया, नॉर्थ अमेरिका, तो जान ही रहे हैं आप। और ये भाग है, इसके 2 भाग में देखें, एक में यूएसए है आपका, एक यूएसए, उत्तरी अमेरिका के दक्षिण में यूएसए और उत्तर में यदि देखा जाए तो ये कनाडा है, तो आप जानते हैं। और यहां देखिए ग्रीनलैंड का भाग है। तो दक्षिण में यह महाद्वीप एक संकरी पट्टी, सही बात है, ये संकरी पट्टी के रूप में है। और आप जानते हैं कि यही पनामा क्षेत्र जो है दोनों को अलग करता है, ये मध्य अमेरिका हो गया, ये दक्षिण अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका। और आप कैरेबियन द्वीप समूह को भी इसी पनामे क्षेत्र में देख सकते हैं। अगर आप एटलस पे इसका अवलोकन करें तो यहां पर देखा जाए यह दक्षिण में महाद्वीप एक संकरी पट्टी के रूप में है। तो इसका कौन सा कथन सही होगा? 2 और 3, तो केवल 2 और 3। समझ गए आप? अब आइए हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। कनाडा के उत्तरी भाग में वायु परिवहन के संदर्भ में निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। ये कनाडा का भाग है, कनाडा यानी उत्तरी अमेरिका का भाग है। तो उत्तरी अमेरिका में वायु परिवहन के संदर्भ में पूछ रहा है। अब एक चीज जान लीजिए इस प्रश्न को पढ़ने के पहले, तो आप यदि आप कनाडा के क्षेत्र में जाइए तो यहाँ कागज उद्योग बहुत प्रसिद्ध है, फेमस है। और यह पल्प यानी पेड़ के तने से या फिर उसके विभिन्न उत्पादों से यहाँ पल्प का निर्माण किया जाता है, यानी पेड़ की आवश्यकता होती है कागज निर्माण उद्योग के लिए। और हम जानते हैं कनाडा का महत्वपूर्ण स्थान है पल्प इंडस्ट्रीज के रूप में। तो यहाँ के जो लकड़हारे होते हैं उनको लंबर जैक कहा जाता है, या ध्यान रखिए लकड़हारा जो होता है उसको लंबर जैक कहा जाता है, लंबर जैक। और ये लकड़हारे जो होते हैं यह आप समझिएगा तो मिलीनियर्स से बिलीनियर्स होते हैं, यानी काफी पैसे वाले होते हैं, ये काफी अमीर होते हैं। आप इसी बात से अंदाज लगा लीजिएगा जिस क्षेत्र में, जिस वन क्षेत्र में ये लकड़हारे ये लंबर जैके लकड़ी काटने के लिए पहुंचते हैं, तो वो काफी, देखिए क्षेत्रफल के रूप में तो बड़ा है कनाडा, और अगर भारत से इसकी तुलना की जाए तो ये भारत से बड़ा है क्षेत्रफल इसका। तो यदि आप देखिए सघन वन भी है यहाँ इस क्षेत्र में, तो लंबरजैक जिस क्षेत्र में अगर चिन्हित करके उस क्षेत्र को जहां वनों की कटाई करते हैं उसके परिवार के लिए वहां की सरकार
एक हेलीकॉप्टर में डॉक्टर, टीचर, वहां के परिवार की देखभाल के लिए वहां डॉक्टर, टीचर और संबंधित कर्मचारियों को उनकी रक्षा के लिए एक हेलीकॉप्टर, अगर मॉन्ट्रियल क्षेत्र है तो मॉन्ट्रियल से जाके वो और सुदूर जंगल के क्षेत्र में जाएगी और प्रतिदिन वो आने जाने की सुविधा सरकार वहां सिर्फ टैक्स के पैसे से पेड करती है। आप समझ सकते हैं कि एक हेलीकॉप्टर में एक डॉक्टर, एक संबंधित नर्स, शिक्षक सभी सुबह जाएंगे और शाम तक उनको सेवा देके फिर वो रिटर्न आ जाते हैं और ये उनके टैक्स के खर्चे से उपलब्ध कराती है सरकार और वो भी हेलीकॉप्टर या वायुयान से होता है। तो वहां स्थानीय सुविधा भी जो है क्या वायुयान पर निर्भर है। तो अब आइए इस प्रश्न को पढ़ा जाए और आप जाने वहां के जो अमीर लकड़हारे रहते हैं उनको लंबरजैक कहा जाता है। लंबरजैक तो कनाडा के उत्तरी भाग में वायु परिवहन के संदर्भ में निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। इन भागों में वायुयान भूमि पर उतरने के लिए झीलों और नदियों का प्रयोग किया जाता है। आप देखिए बहुत सी हिम नदी और झील है यहाँ पर, तो ये बात सही है, ये कथन सही हुआ। दूसरा देखिए, इन भाग में शीत ऋतु वायुयान उतारने के लिए पहियों के स्थान पर बर्फ पर फिसलने वाली तख्तियों का उपयोग होता है, ये भी सही कथन है, तो ये भी सही है आपका। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 2। तो आप देख सकते हैं वायु परिवहन उद्योग प्रसिद्ध है और वहां इसकी वायुयान का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में कौन से उत्तर अमेरिका के भौतिक भागों में सम्मिलित है? तो आप या ध्यान में रखिए, अगर आप पिछली कक्षा को देखें तो उसको देखिए, उसमें आप जानते ही हैं पिछली कक्षा में आपको बताया गया है कि अमेरिका के भौतिक स्वरूप को 5 भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। तो इसमें आप यदि इस क्षेत्र को देखिएगा तो ये पश्चिमी कॉर्डिलेरा है का क्षेत्र है, ये वेस्टर्न कॉर्डिलेरा है, आप ध्यान में रखिए इसको। और ये क्षेत्र है अमेरिका का महान मैदानी क्षेत्र है, प्लेन एरिया। और ये अगर क्षेत्र देख रहे हैं कैनेडियन शील्ड का ये क्षेत्र है और ये है एपलेशियन पर्वत है, एपलेशियन माउंटेन का ये क्षेत्र है और ये ग्रेट लेक्स का क्षेत्र है, यानी महान झीलों का क्षेत्र है। तो 5 भाग में आपने बांट के पढ़ा है इसको, आपने विस्तृत अध्ययन किया है, जो नहीं किए हैं वो प्लेलिस्ट में जाके देखिए। तो यहाँ पे देखिए कैनेडियन शील्ड, सही बात है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, इस क्षेत्र में भी देखिए ये कैनेडियन शील्ड का क्षेत्र है। दूसरा देखिए अपलेशियन पर्वत या पूर्वी उच्च भूमि, ये अपलेशियन पर्वत का क्षेत्र है, अपलेशियन माउंटेन, ये भी बात सही है। तीसरा देखिए मध्यवर्ती विशाल मैदान, ये मध्यवर्ती विशाल मैदान आप देख लें, तीसरा भी सही है। और पश्चिमी कॉर्डिलेरा या पर्वत श्रेणी, ये पश्चिमी कॉर्डिलेरा में जहां आपने रॉकी माउंटेन्स का अध्ययन किया था, जो अलास्का रेंज से लेकर पूरा दक्षिण अमेरिका तक चला गया है। दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में हम फिर देखेंगे उसको। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ तो पश्चिमी कॉर्डिलेरा भी है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, ध्यान रखिए। अब यहाँ ये चौथे में देखते हैं, चौथे प्रश्न में क्या है? कनाडियन शील्ड के संदर्भ में विचार कीजिए। यह शील्ड कनाडा के संपूर्ण भाग में फैला है, बात सही है, आप देख सकते हैं कनाडा के संपूर्ण भाग में है कैनेडियन शील्ड। यह शील्ड, इसका निर्माण प्राचीन कठोर चट्टान से हुआ है, सही बात है, जिसके कारण निरंतर नदी के द्वारा अपवर्धित किया गया है इसको, यानी इसका क्षरण होते चला गया है। और अगर कहा जाए तो इसको 200 से 300 मीटर तक इसकी ऊंचाई रह गई, इतना इसमें कटाव हुआ है। और यहाँ से बहुत से झीलों का निर्माण हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं झील में कौन बने हैं? ग्रेट बियर झील, यहाँ देखिए यहाँ बहुत सी झीलें बनी हैं। और आप देख सकते हैं दूसरा चीज क्या है, यहाँ दलदली भूमि का भी विकास हुआ है। तो ग्रेट बियर झील, विनीपेग, यदि आप कनाडा के मानचित्र को देखिएगा या एटलस को देखिएगा तो विनीपेग मिलेगा। विनीपेग आप जानते ही हैं, ये विनीपेग जो शहर है उसे अनाज की मंडी कहा जाता है, पढ़ाया जा चुका है आपको। और फिर यदि देखिए ग्रेट लेक्स का भी क्षेत्र है, यानी महान झील का क्षेत्र है, तो महान झील में आपको बताया गया था, होम्स टर्म को याद रखिए, होम्स टर्म को याद रखिए, यानी इसमें अगर देखा जाए तो होम्स में आपको याद करने के लिए बताया गया था। अगर आप ये यहां से चलिए, सुपेरियर है ये झील, ये ईरी है, ये है मिशिगन है, ये ओंटेरियो है और ये ह्यूरन है, ह्यूरन, ठीक है। तो ह्यूरन, ओंटेरियो, मिशिगन, ईरी और सुपेरियर झील का, तो ये क्रम से भी बताया गया था, जो आपको कक्षा में मिलेगी, आप प्लेलिस्ट में जाके उसको फिर देखिए। यह शील्ड कनाडा के संपूर्ण भाग में फैली है, बात सही है। इसका निर्माण प्राचीन कठोर चट्टान से हुआ है, सही है, जिसके कारण यहाँ क्या दलदली भूमि और झील और नदी आप देखिएगा। यहाँ सेंट लॉरेंस नदी की निम्न भूमिया इसका दक्षिणी भाग है, आप देखेंगे। आप अगर दक्षिणी भाग को इसको देखिएगा, सेंट लॉरेंस नदी
जहां है इसके दक्षिणी भाग में आपने देखा होगा सेंट लॉरेंस नदी से ही कैनाल जुड़े हुए हैं। तो उसके सेंट कैनाल को देख सकते हैं आप, सेंट मैरी कैनाल को, और दूसरा वेलैंड कैनाल को देखिए आप। तो उसके बीच जो है बृहद जलमार्ग का निर्माण होता है जो और इस क्षेत्र में आप देखिएगा ओटावा ओटावा और मॉन्ट्रियल मॉन्ट्रियल जो कनाडा के प्रमुख शहर हैं वो इसके किनारे सेंट लॉरेंस नदी के किनारे ही विकसित हुए। अभी देखिए इस शील्ड में खनिज संसाधन का अभाव है, गलत है, यहाँ खनिज संसाधन भरे हुए हैं। यदि आपको बताया गया था यहाँ पर सोना, चांदी, कोबाल्ट, निकेल देखा जाए, फिर लोहा भी पाया जाता है और यूरेनियम भी आप देख सकते हैं, प्लेटिनम की भी देख सकते हैं, यानी ये बहुत से खनिजों का विशाल भंडार है इस क्षेत्र में। तो इस तरह इसका उत्तर कौन होगा? 1, 2 और 3। देखिए 1, 2 और 3 में है इसका क्वेश्चन। निम्नलिखित में से ग्रेट लैक्स के अंतर्गत कौन सी झील सम्मिलित नहीं है? देखिए यहां नहीं पूछ रहा है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें सुपीरियर है सम्मिलित, जानते हैं आप। मिशिगन सम्मिलित है ग्रेट लैक्स में, ईरी भी सम्मिलित है, विनिपेग नहीं है और ग्रेट बियर नहीं है। तो आप जानते हैं इसको हम होम्स टर्म से इस महान झील को याद किए। 5 झील है, तो होम्स में कौन कौन सा है? देखिए ये है ह्यूरन, ये है ऑन्टेरियो, ये है मिशिगन, ये ईरी है और ये सुपीरियर है। तो आप ये होम्स टर्म से इसको याद रखने की कोशिश करें। अब ये कहाँ क्षेत्र में कैसे है तो इसको ध्यान में रखिए। तो यहाँ पे देखिए आप ऑन्टेरियो है, ईरी है, सुपीरियर है, ह्यूरन है और मिशिगन है। तो इसको ध्यान में देखिए और एटलस पर देखने का प्रयास कीजिए आप। अब देखिए यहाँ छठा क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध, तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर देखिए कौन नहीं है, तो नहीं है में आप देखिए कौन है? विनिपेग और ग्रेट बियर। देखिए 4 और 5 किसमें है? 4 और 5, तो ये होगा उत्तर इसका। छठा क्वेश्चन देखिए, विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा वाटरफॉल जलप्रपात स्थित है, तो ईरी और ऑन्टेरियो के बीच में है। जैसा आप पढ़ने के क्रम में जाने, ईरी और ऑन्टेरियो के बीच में स्थित है। नंबर क्वेश्चन, अपलेशियन पर्वत के संदर्भ में विचार करें। इस महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम भाग में है, हडसन नदी इस पर्वत से होकर बहती है। तो आप ये गौर कीजिए, आपने देखा था यहाँ पश्चिमी कॉर्डिलेरा का भाग को, यहाँ अगर ग्रेट मैदान को देखे थे, ग्रेट प्लेन एरियाज को देखे थे, और इस क्षेत्र में आपने देखा, अगर इस क्षेत्र में अगर आप देखते हैं तो ये अपलेशियन माउंटेन का क्षेत्र था, अपलेशियन माउंटेन का क्षेत्र, और यहाँ आपने देखा था कैनेडियन शील्ड को, याद कीजिए ये कैनेडियन शील्ड था। तो अपलेशियन और ये ग्रेट लैक्स का एरिया आप देखें तो ये जो क्षेत्र है ये आपको देखने में यदि ये दक्षिण की ओर लग रहा है, जबकि दक्षिण की ओर अगर देखा जाए तो इधर भी इसका विस्तार है, यानी अमेरिका का यानी यूएसए का विस्तार है नीचे की ओर, दक्षिण की ओर। तो ये आप गौर कीजिएगा अगर एटलस पर, तो ये भाग इसका पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग है, यानी उत्तर पूर्व का भाग है, उत्तर पूर्वी भाग है। तो उत्तर पूर्वी भाग ही एप्लेशियन माउंटेन का क्षेत्र है। तो यहाँ पर ये दक्षिण पश्चिम ना होकर उत्तर पूर्वी भाग है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये देखने पर हो सकता है कि आप कंफ्यूजन क्रिएट हो, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। यहाँ पर आइए हम अपलेशियन माउंटेन को देखें, तो देख रहे हैं ना, ये इस क्षेत्र के कारण ये दक्षिण का ये भाग हो जाता है, जबकि इस क्षेत्र को यदि आप देखिएगा उत्तरी अमेरिका का, तो ये क्षेत्र आपको पूरब की ओर दिखा, पूरब की ओर, पूरब उत्तर का ये भाग है, ये भाग पूरब उत्तर का भाग है अपलेशियन क्षेत्र का। तो आप इसको ध्यान में रखिए। और इस हडसन नदी इस पर्वत से होकर बहती है, यह कथन सही है, आप जानते ही ऐसा। तो इसका केवल 2 होगा उत्तर। क्वेश्चन को, उत्तर अमेरिकी महाद्वीप के मध्यवर्ती विशाल मैदान के संदर्भ में सत्य कथन पहचानें। तो देखिए पहला क्या है, यह है इस महाद्वीप के निम्न भूमि का क्षेत्र है, लोलैंड एरिया है, जानते हैं आप। इसके मध्यवर्ती और दक्षिणी भाग में मिसिसिपी मिसौरी नदी की द्रोणियां है, यानी बेसिन है, आप जानते हैं, जल से भरा हुआ क्षेत्र है, ये बेसिन कहलाता है। और मध्यवर्ती और दक्षिणी भाग में, तो यहाँ पर गौर कीजिएगा, मध्यवर्ती जो विशाल मैदान फैला हुआ है, तो यहाँ आप देखिएगा रॉकी माउंटेन से लेकर अपलेशियन माउंटेन तक का ये क्षेत्र है। यानी यदि देखा जाए तो पश्चिम में रॉकी माउंटेन और पूरब में यानी पूरब की ओर
अपलेशियन माउंटेन है। और अगर उत्तर की ओर देखेगा तो मैकेंजी रिवर का डेल्टा का क्षेत्र है, और ये दक्षिण की ओर टेक्सास का कोस्टल प्लेन है। तो ये क्षेत्र जो है, मध्यवर्ती जो क्षेत्र है, यह इसके कारण कृषि के लिए विशेष उपजाऊ मैदान का काम करता है। ध्यान में रखिए, इसके दोनों कथन सही है, तो इसका उत्तर क्या होगा? सी होगा। अब आइए 9वां क्वेश्चन, उत्तर अमेरिकी महाद्वीप के पश्चिमी कॉर्डिलेरा की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिन्ले कहाँ है? तो ये है अलास्कन रेंज में, यानी अलास्का में है। ये है, ध्यान रखिएगा, अलास्का में माउंट मैकिन्ले है। तो ये प्रमुख तथ्य है, इसको ध्यान में रखिए। 10वां क्वेश्चन देखिए, सत्य कथन पहचाने। पहला देखिए, ग्रेट बेसिन इस महाद्वीप की सबसे बड़ी अंतः पर्वतीय पठार है। ये भी सही है। और अंतः पर्वतीय पठार के क्या कहते हैं? दो पर्वतों के बीच में जो पठार होते हैं उसको अंतः पर्वतीय पठार कहते हैं। तो उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में आपने बहुत से अंतः पर्वतीय पठार को पढ़ा। जैसे आप याद कीजिए, अलास्कन रेंज और ब्रुक्स रेंज के बीच में आपने किस पठार को देखा था? यूकॉन के पठार को। इसी तरह है अलास्कन रेंज और रॉकी रेंज के बीच में यदि आप देखिए पठार, तो दो पठार आप देखे थे, एक कोलंबिया का पठार और कोलोराडो का पठार। और अगला जो प्रमुख पठार है, ऐसे तो बहुत से पठार हैं, लेकिन आप देखिए सेरा नेवेदा और सेरा मांद्रे के बीच में आपने मैक्सिकन पठार को देखा। इसी प्रकार सबसे बड़ा यदि पूछे तो ग्रेट बेसिन जो है इस महाद्वीप का सबसे बड़ा अंतः पर्वतीय पठार है। ठीक है। दूसरा कथन देखिए, सेंट लॉरेंस नदी एवं ग्रेट लेक से संसार का सबसे बड़ा अंतः स्थलीय जलमार्ग है। आपने देखा था सेंट लॉरेंस से सेंट कैनाल, जो सेंट मैरी कैनाल जो निकाला गया था, और ये सेंट लेक्स से जोड़ा गया था। इसी कारण यह सबसे बड़ा अंतः स्थलीय जलमार्ग है। पिछले प्रश्न में ही आपने पढ़ा। इस प्रकार आप एनसीईआरटी के 10 प्रश्नों को देखें, और फिर हम अगली कक्षा में देखते हैं और प्रश्न कोशिश करेंगे आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को हल करें उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के। तो आज के लिए इतना ही, और अब अगली कक्षा में हम मिलेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के साथ। धन्यवाद।